बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैस न्यूज़ में आप सबका खुश आमदीद नाजरीन। आज हम जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है उनका ताल्लुक है कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल, लाहौर मेडिकल कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल से, मेडिकल हॉस्पिटल से। और वो आखिरी साल के तालिब इल्म हैं, नुमान भट्टू साहब। जी नुमान भट्टू साहब, आपका शो में खुश आमदीद। और हम आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट के हवाले से कि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स पेश आते हैं और जो पिछले सालों में पेपर लीक आउट हुआ और जो मसाइल पेश आते हैं बच्चों को कि तैयारी कैसे की जाए और कैसे आजकल के करंट सिचुएशन में, करंट पेंडेमिक सिचुएशन में आया कि ये कैंसिल होगा या होगा, इसके मुतालिक तमाम तर मालूमात हम जानते हैं नुमान भट्टू साहब से। जी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम नुमान भट्टू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि हमें एमडी कैट के हवाले से जो बच्चों को आजकल प्रॉब्लम पेश आ रही है कि वो कैसे पढ़ें, क्या करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, करंट कोरोना की कंडीशन में घरों में कैद हैं, अकेडमीज जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो इसके मुतालिक मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल नंबर एक है, पहला जो सवाल है वो ये है कि जी जी। तालिब इल्मों में एंट्री टेस्ट का डर कैसे दूर किया जा सकता है। ये सबसे अहम सवाल है जो कि हर बच्चा जानना चाहता है कि डर, एक फियर होता है कि कैसे दूर किया जा सकता है कि यार आए, क्या आएगा, क्या होगा। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि तालिब इल्मों में जो डर है वो पैदा कब होता है। सबसे पहली चीज ये है, जी एमडी कैट उनको पता है, उन्होंने एफएससी कर ली है, तो अब डर पैदा कैसे होगा, फिर उसको खत्म करेंगे। पैदा ऐसे होता है कि जब आप वेल नोन इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। जब बच्चा एफएससी करके आता है तो वेल नोन इंस्टीट्यूट आप भी समझते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो जब बच्चा वहां पे जाता है तो हमारे जो प्रोफेसर साहबान हैं वो जी, हमारा राब्ता मुनक़िता हो गया। जी आपकी वीडियो नहीं आ रही। हेलो जी। अच्छा, सबसे पहले जो बात है वो थी कि अपना जो डर है वो कैसे खत्म किया जाए। अब जी डर जी पैदा कैसे हो रहा है? डर पैदा ऐसे हो रहा है कि जब बच्चा एफएससी करके आपके पास एकेडमी में आ जाता है, वेल नोन इंस्टीट्यूट में आता है, तो जो हमारे प्रोफेसर साहबान है वो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो बात ही वो करते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होती है। जी। बीएससी एमएससी लेवल के क्वेश्चन पूछ के दो चार, बच्चे को लगता है कि आई एम टोटली आउट ऑफ दिस थिंग। लाइक उसको पता ही नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट की बात क्या कर रही है, कहाँ की बात हो रही है। तो बच्चे को लगता है कि यार मुझे नहीं कुछ आता, तो मुझे शायद ये इंस्टीट्यूट, हाँ इधर के जो प्रोफेसर हैं, इधर के जो लोग हैं वो मुझे बहुत ऊपर लेके जाएंगे, मुझे तो इन चीजों का पता ही नहीं है। तो होता ये है कि डर स्टार्ट हो जाता है कि हम, मेरे से अब ये नहीं होगा कम अज कम। फिर और उनको फिर आप समझते हैं जो हमारे आजकल के ये जो माफिया है, ये जो एकेडमी माफिया है, इन्होंने इस चीज को फिर मैनिपुलेट करके ऊपर लाना हमें ही पता है, हम ही कर रहे हैं। जबकि मैं समझता हूं कि टीचर वो है, हम भी पढ़े हैं, टीचर वो है जो आपको एक मुश्किल चीज सादा से लफ्जों में समझा दे, नहीं, बजाय हमारी एक आसान यूनिवर्सिटियों में चीज ये को। क्या फुकदान है कि वहाँ पर जो अब असातिज़ा पे तो हम नहीं उंगली उठा सकते, वो तो हमारे बाप वजह होते हैं और रूहानी बाप होता है। लेकिन जी क्या वजह है कि नहीं, जी नहीं, वहाँ पर बिल्कुल। क्या बच्चा क्या किस चीज़ की कमी आती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे और मेरे व्यूअर्स को भाव पैदा हो गया कि किस चीज़ से जो है बच्चा डर जाता है और यूनी में जाके एकदम बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी केसेस सामने आते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये है कि बच्चा जब आगे आता है, उसमें पहली चीज जो है वो होनी चाहिए कि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसको लूज नहीं करना चाहिए। हुँ, फर्स्ट थिंग। हुँ, दूसरी चीज जो उसकी सेल्फ स्टडी है वो उसका उसका उसके ऊपर इन्हिसार होना चाहिए, रहना चाहिए। तीसरी चीज है कि जब वो एफएससी करके आगे आ गया है तो वही सिलेबस है, उसको सिर्फ आपने क्या करना है, जो स्कैटर्ड नॉलेज है उसको आपने एक मुट्ठी में बंद करना है। तो ये कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बस थोड़ा सा
भूलना नहीं है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को आगे क्लियर करना है और आगे उनको यूटिलाइज करना है। और चौथी बात ये है कि रिस्ट्रिक्ट टू सिलेबस, ये मैं बड़ा कहूंगा कि बच्चे इधर उधर बड़ा निकल जाते हैं, अपना जो सिलेबस है वहां तक रहे एफएससी के बच्चे, तो ज्यादा घुसे नहीं इसके अंदर, तो इनफ होता है उनके लिए। जब अंदर घुसते हैं कॉन्सेप्ट्स के, जितना आपको सिलेबस रिक्वायर्ड है रखा हुआ है, आप वहीं तक रहें, बाकी की चीजें आप एमबीबीएस में पढ़ लेंगे आगे आगे। ठीक है जी। मेरा तो सेल्फ दूसरा कॉन्फिडेंस सवाल, होना चाहिए। और जी जी बिल्कुल, बोले बोले जी। जी जी, और मैं समझता हूँ इसी को ही रीइंफोर्स करना चाहिए, यही चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। आपने पढ़ा होता है पहले सारा कुछ, बस वही उसको थोड़ा सा रीइंफोर्स करना होता है। नहीं, इसमें आगे बच्चों को रट्टालाइजेशन भी प्रमोट करनी चाहिए कि एमबीबीएस और फर्दर, क्योंकि एफएससी में रट्टा लगा के आते हैं, मैट्रिक में रट्टा लगा के आते हैं, तो आया बाद में एमबीबीएस में भी रट्टा लगाएंगे कॉन्सेप्ट। ना मैंने पहले ये बात की है कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आगे क्लियर करना है, उनको जैसे ना फिल्टराइजेशन करनी है उनकी। जैसे प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, हम पढ़ते हैं सेकंड ईयर में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे हाँ जी और ज्यादा वास्ट हो जाती है जी। तो हमें हमें जब जब जहां तक हम पढ़ते हैं एफएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा कंसर्न है कि हम बस वहीं तक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें और उसी को क्लियर करें, क्योंकि क्वेश्चन हमारा वहीं से आना है। बीएससी एमएससी की केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक है वो तो बहुत आगे निकल जाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्ट टू द सिलेबस और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर रखें। जहां मसला आ रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, आपने उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना। जी ठीक। मेरा सवाल नंबर 2 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि एमडी कैट की तैयारी कैसे की जाए, कैसे की जाए, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए उसके बारे में। जी, उसके लिए मैं तैयारी किस तरह करनी चाहिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपने 2 साल में किताबें पढ़ ली हैं, ठीक है। 2 साल में किताबें पढ़ ली हैं, अब आपने करनी है एमकेट की तैयारी। अब उस तैयारी के अंदर आपको करना क्या है, सिर्फ ये है कि जैसे बिखरी हुई चीजें हैं ना, उनको इकट्ठे करना है, ठीक है। टू कलेक्ट द स्कैटर्ड डाटा, टू कलेक्ट द स्कैटर्ड डाटा, सारे डाटा को इकट्ठा करना है आपने और एक एक जगह पे उसको बंद कर लेना है। टाइम थोड़ा है आपके पास, उसी टाइम में आपने अब दोबारा से उसको याद नहीं करना, उस किताब रिवाइज करना है। याद करने में और रिवाइज करने में बहुत टाइम का फर्क है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि इसके 3 जो है ना लाइन ऑफ एक्शन होने चाहिए जब आप बुक रीडिंग करें, ठीक है। उसमें तीनों लाइन ऑफ एक्शन में क्या है कि आपके पास हाइलाइटर हो, ठीक है। हाइलाइटर्स को आप 3 चीजों में डिवाइड करें बुक की लाइंस को, डेटाबेस पे, कंसेप्चुअल पे और कैलकुलेशन पे। उन 3 हाइलाइटर्स को 3 चीजों पे आप यूटिलाइज करें। आपको पता हो कि मेरा डेटाबेस क्लियर हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और मेरी कैलकुलेशन वाले एमसीक्यू क्लियर है। अलग अलग से आप उनको हाईलाइट करेंगे और जब आप पढ़ने लगेंगे तो मेरा ख्याल है आपका अगर हाईलाइट करते हुए 10 मिनट लगे थे तो पढ़ते हुए आपके 3 या 4 मिनट लगे। लेकिन सर देखा जाए तो एमडी कैट मैंने भी दिया, तो देखा जाए तो जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स का पोर्शन बहुत हेक्टिक होता है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश का भी चलो कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का भी मुश्किल आता है। ये 2 चीजें, ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत तंग करते हैं। इसके बारे में क्या किया जाए, इसका क्या हाल है। सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन नहीं पूरा सुना। मैं कह रहा हूँ कि जो फिजिक्स का पोर्शन होता है वो भी थोड़ा, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, और इंग्लिश का भी जो होता है वो मुश्किल होता है। तो इन 2 सब्जेक्ट्स को कैसे कैटर किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले अगर आप तैयारी एमकेट की शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश और बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेना चाहिए, इंग्लिश और बायो को, क्योंकि इसमें डेटाबेस और कंसेप्चुअल चीजें हैं। और केमिस्ट्री में भी मेरे ख्याल से डेटाबेस और लाइनें वही होती हैं, किताब की होती हैं हिसाब से। जी जी। उसके बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। पहले ऑर्डर क्या होना चाहिए, नंबर 1 2 3 4 करके जरा बता दें। ऑर्डर मैंने आपको बताया है। ऑर्डर बायो आपकी मेन पे होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला इजी है, डेटाबेस है, कॉन्सेप्चुअल है, आपके पास बायो होनी चाहिए। देन आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, कैलकुलेशन और जो वो है फिजिक्स में मेन है कैलकुलेशन। उसमें वो जो फार्मूलाज हैं और उसमें जो कैलकुलेशंस हैं, ऐसा होता है मैथ्स हमने भी किया, आपने भी किया, जब मैथ्स करते होते तो उसका रूल यही था, बार बार इसको रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसे ही है। और अगर आप स्टार्ट मैथ से कर देंगे, लाइक फिजिक्स से आपने स्टार्ट कर दिया, तो एंड तक जाते हुए आपको तो फिर दोबारा बड़ी मुश्किल होगी रिवाइज करते हुए।
अब जब एंड पे आप पढ़ेंगे, 2 दिन पहले आपने टेस्ट से पहले फर्स्ट टाइम पढ़ी है और 1 दिन पहले आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ऐसे जैसे हलवा हो गया, वो बिल्कुल ही रिसेंटली आपने पढ़ी है। तो वो जो अगर बायो का तो कॉन्सेप्चुअल है ना, वो तो कॉन्सेप्ट अगर आपने वाकई में कॉन्सेप्ट बना लिया है, तो वो 1 महीने बाद भी कॉन्सेप्ट बायो का की वही तो बुक की लाइंस होती हैं सर, बायो की बुक की लाइंस होती हैं। हाँ जी, जी एग्जैक्टली। लेकिन उसमें चलता कॉन्सेप्ट है, लाइन जरूर होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है। ठीक है जी जी। सवाल नंबर 3 की तरफ जाने बढ़ते हैं कि बहुत अहम सवाल, हमारी 4 साल मेहनत एक तरफ होती है और दूसरी तरफ महज 2 से 3 माह से भी कम वक्त होता है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? 4 साल मेहनत एक तरफ और 2-3 माह की, देखिए 2 माह की मेहनत एक तरफ। जी, वो ही फार्मूला है। 4 साल में आपने पहली दफा किताब पकड़ी थी जब पहला साल था, दूसरे साल में आपने उसका दूसरा पार्ट पढ़ा, याद किया। अब 2 महीने में सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, उसको जब रिवाइज करना है, अब याद नहीं करना, रिवाइज करना है। वही फार्मूला, टू कलेक्ट द स्कैटर्ड डेटा। एक ही लाइन है, इसमें आपका सारा कुछ है। ठीक है सर, एक बहुत अहम सवाल है कि जिस तरह हम कलेक्ट डेटा सारे, जैसे अब एफएससी है, अब जिन असातिज़ा से हम एफएससी करते हैं, अगर वो एंट्री टेस्ट भी पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं से हमें अप्रोच करना चाहिए, या अगर वो नहीं हम अगर वो पढ़ा रहे हैं एमटेट तो हमें उन्हीं को अप्रोच करना चाहिए, या अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल पाते तो फिर हम दूसरी तरफ तो जाएंगे ही, लेकिन अगर हमें उन्हीं से पढ़ना चाहिए, क्या वो ये कॉम्बिनेशन मैच करता है आपस में कि जिनसे हम एफएससी कर रहे हैं उन्हीं से हम टेट की तैयारी करें? नहीं, मैं ये समझता हूँ, अब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है बच्चे पे। बच्चे अब क्लास में जब 60 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो 60 में से 60 को समझ तो नहीं आ रही होती टीचर की। बिल्कुल ऐसे ही। और इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर जो है वो सही पढ़ा नहीं रहा। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर किसी बच्चे को अपने टीचर की, जैसे मैं था, मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे, तो वो बहुत अच्छे टीचर थे, तो मैं उनके पास ही फिर पढ़ा आगे भी। एफएससी भी उनके पास ही, और इवन एकेडमी में भी मैं उनके पास पढ़ता था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको टीचर सूट कर रहा है। टीचर कभी गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे। हमारे समझने की सलाहियत गलत हो सकती है। वो थोड़ी सी क्योंकि हम अभी अर्ली एज में होते हैं, वो टीचर बड़ी बात कर रहे होते हैं, बाजू का तो हमारे ऊपर से गुजर जाती है। तो टीचर ये नहीं है कि टीचर हमें समझा नहीं पा रहा, हम समझ नहीं पा रहे हो। इशू ये होता है। तो जहां हमें लगे कि हम समझ पा रहे हैं, वो बेहतर चीज है। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये जो वेल नोन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे हट के अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है बहुत बहुत अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये जो एमडी कैट का 2017 में पर्चा लीक हुआ, तो इसके बारे में क्या हकाइक है? हकाइक तो बहुत सारे डिस्कस हो चुके हैं काफी शोज में, जो बाकी चैनल्स हैं उन्होंने भी काफी डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इसमें जो एक जैसे मेरिट का कत्ल हुआ, जैसे पिछले कई सालों से हो रहा था, पेपर बिक रहा था, और अभी भी हाल ही में जैसे मुझे सुनने में मिला, एक अब मैं क्या कहूँ, एक टीचर थे, वो कहते थे जी 7 लाख दें और पेपर ले लें। ये अभी 2018 की बात है। तो इस तरह की बातें होती हैं, तो इस तरह तो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। वो कहेंगे अच्छा, जहां हमने 60 या 40 लाख लगाना है, 60 लाख लगता है अब तो, आपको वो भी पता होगा प्राइवेट में, तो हम 7 लाख लेके पेपर दे के केई में या किसी भी लाहौर में अपनी सीट बुक कर लें सरकारी इदारे में। तो इसके बारे में ये चीज देखें जी, ये चीजें इतनी आसान नहीं है। रॉबरी हो जाना एक आध बार बादशाहों के घरों में भी हो जाती है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नो डाउट इदारे की थोड़ी सी गफलत थी इसमें कि वो चीजें लीक हुई। वो कुछ ऐसे कल्प्रिट्स की वजह से इदारे का जो नाम है वो जो है वो जाया हुआ, बदनाम हुआ। तो ये चीज बिल्कुल गलत है कि कोई बच्चा अगर ये सोचे कि 7 लाख में मिल जाएगा। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सीन है। ये चीज बच्चे को फर्स्ट डे आपके एमडी कैट में बतानी चाहिए कि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो चांस था, कोई एक आध दो बार हो गया। अब बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो जो तो बच्चों को पेपर ये लीक बात हुआ था वो भी लिंक से हुआ था, क्योंकि वाइफ शायद काम करती थी और मियाँ शायद एकेडमी पढ़ाते थे, उनका कोई इस तरह का लिंक था। ऐसे ऐसे किसी को लीक नहीं करवाते वो। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ कल्प्रिट्स थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ।
तो इदारा है, बस गलतियां हो जाती हैं, तो बड़ी बड़ी गलतियां हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है बच्चों को किस तरह पहुंचवाना है। तो वो बच्चों को हम अगर पहले दिन ही ये बता देंगे कि ऐसा पॉसिबल है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। ऐसे ही सर जैसे किसी अमीर खानदान के घर के बच्चे को पता होता है कि मेरा प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में मैं अफोर्ड करता हूँ, मेरे घर वाले मेरी फीस दे देंगे, वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वो मेहनत ही नहीं करता है, उसको पता होता है मुझे क्या जरूरत है 1000 नंबर लेने की, तो 600-700 नंबर लेके उसे पता है 30 लाख देंगे मेरा एडमिशन हो जाना है। तो बच्चे की जो रिक्रूटमेंट है वो इस लेवल की करें कि बच्चे को पता हो कि मैंने अपने बलबूते पे जाना। तो सर ये जो प्राइवेट डॉक्टर्स बनते हैं, क्या आया कि ये जैसे प्राइवेट डॉक्टर बनाते हैं तो सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर में फर्क नहीं होता काबिलियत के एतबार से? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, फर्क सिर्फ इतना है, वो पैसे दे के पढ़े हैं, वो पैसे दे के नहीं पढ़े हैं। नहीं, उनका एडमिशन मेरिट पे, मैं बताता हूँ, भी दी होती है। मैं आपको इसमें डिफरेंशिएट करता हूँ, तो 30,000 रुपया मेरे ख्याल से केई की साल की फीस है। ये चीज है कि प्राइवेट वाला जो है वो मेरिट पे नहीं आया। आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। जी प्राइवेट वाला मेरिट पे नहीं आया, तो वो आ गया सेल्फ फाइनेंस पे, ठीक है। दूसरा जो था वो पढ़ा लिखा था, इसके 900 नंबर थे, प्राइवेट वाले के उसके 1000 नंबर थे, वो मेरिट पे आया और 50-60 कोई 60-70 हजार लाख रुपए तक उसकी फीस थी, वो उतने दे के आ गया, ये 20-30 लाख रुपए दे के आ गया, ठीक है। उसने भी एफएससी का एग्जाम दिया, कोई 2-4-5% नंबरों का फर्क हुआ, 5% नंबरों पे आप उसकी काबिलियत जज इतनी जरूर कर सकते हैं कि उसने कम पढ़ा, उसने ज्यादा पढ़ा, उसको आप जाहिल नहीं कह सकते, उसको आप इलिटरेट नहीं कह सकते। लेकिन आप भी देखा जाए तो सरकारी की ज्यादा अहमियत है। अहमियत एडमिशन की हद तक है, इसके बाद सब डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर्स हैं। अब आप जब एमबीबीएस का एग्जाम देते हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम एग्जाम देते हैं तो गवर्नमेंट का भी वही एग्जाम होता है, प्राइवेट वाले बच्चे का भी वही एग्जाम हो रहा होता है, वही एग्जाम यूएचएस का बच्चा वही पास कर रहा होता है, सरकारी भी और प्राइवेट भी। आप मुझे बताएं, दोनों ने वही एग्जाम पास किया है, तो अब उनकी क्रेडिबिलिटी में क्या फर्क है? नहीं, मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे आगा खान का बच्चा है, एक किंग एडवर्ड का बच्चा है और एक किसी प्राइवेट इदारे का बच्चा है, ये तीनों जॉब के लिए जाते हैं, तो तीनों में से अगर उन्होंने एक को सिलेक्ट करना है तो किसको? जी ऑब्वियसली। तो फिर तो मेरे अब ऐसे ही है जैसे, अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा एक जीसी का पढ़ा हुआ है और एक पंजाब कॉलेज का पढ़ा हुआ है, पंजाब कॉलेज के भी बच्चे 1000 नंबर ले रहे हैं और जीसी के भी बच्चे ले रहे हैं। फर्क इदारे के जो टैग का है वो फर्क है, लेकिन काबिलियत में फर्क। लेकिन सर ये तो बातें अब पुरानी हो गई ना, वही मैं अपने दोस्त से भी डिस्कस कर रहा था कि ये बातें पुरानी है कि आप कॉलेज आपका मैटर नहीं करता, टैग वाइज मैटर करता है। आप जीसी जा रहे हैं जी, हमारा बेटा रावियन है, काबिलियत मैटर, लेकिन आप वो देखते हैं कि फाइनली सक्सेस किसको हुई है, कौन किसने बुक कराई है अपनी सीट मेडिकल कॉलेज में, ही इज द सक्सेसफुल, शी इज सक्सेसफुल। जिसने मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट बुक कराई है वो सक्सेसफुल नहीं है जो जीसी का पढ़ा हुआ है, जो कनेड की पढ़ी हुई है। सक्सेसफुल वो है जो के लाहौर के किसी जो मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ है, जो केई में बैठा हुआ है, जो अल्लामा इकबाल में बैठा हुआ है, जो सिम्स में बैठा हुआ है, जो अमीरुद्दीन में बैठा हुआ है, ये सक्सेसफुल तो वो है। आई मीन के जो अगर पंजाब कॉलेज से भी बंदा पढ़ ले लेकिन फाइनली चला जाए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में चला जाए सरकारी में, तो वो तो सक्सेसफुल है। अगर वो नहीं पढ़ा जीसी में, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात है, अब हम इस फील्ड में, अब हम जी अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम जब पढ़े एफएससी में, हमारे दोस्त रावियंस भी थे, अपना जो है ये एफसी के भी थे, अब हम खुद भी थे। अब हाँ जी, अब देखेंगे फॉर्मानाइट्स और रावियंस और ये पंजाबियंस, ये तीन ही ब्रांड चल रहे हैं आपके इधर पंजाब में, मेनली लाहौर में। तो अब हमारे कई दोस्त ऐसे थे जो रावियंस थे, वो आगे नहीं आ सके जी। पंजाबियंस हमारे कई दोस्तों का एडमिशन हो गया, कई फॉर्मानाइट थे वो आगे निकल गए। तो ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पे, क्रेडिबिलिटी आपकी है, इदारा आपको चीजों की प्रोवाइड कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, इदारा आपके अंदर ठोस नहीं सकता कि आप जाएंगे अल्लामा इकबाल में जाएंगे, नहीं, अल्लामा इकबाल में जाना है वो आपने डिसाइड करना है, आप अल्लामा इकबाल में जा रहे हैं या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं।
आपने जो डिसाइड किया वो आपने मैट्रिक में मार्क्स लिए और आपने कॉलेज डिसाइड कर लिया। इसके बाद भी आपने ही डिसाइड करना है कि आपने आगे कहाँ जाना है, आपका वो इदारा डिसाइड नहीं करेगा। तो सर लक मैटर करती है या मेहनत मैटर करती है किसी भी चीज में, जैसे एमडी कैट में आगे यूनिवर्सिटी एमडी में? कैट मैं वैसे ये समझता हूँ मेहनत जरूर इसमें, मैं मेडिकल शोबे की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एमडी कैट या एमबीबीएस की नहीं करूंगा। इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा अगर 60% आपकी मेहनत है तो 40 लाख है, 40% लक है आपकी। जैसे वाइवा में कोई मेडिकल के अच्छा एग्जामिनर आ जाता है, वो आपसे सिर्फ अब यही वही ना। पूछता है, बेटा क्या हाल है, अब्बू हाँ क्या जी, करते हैं, ठीक हो? जी जी 40 उससे, जी जी वही उसी ना, चीज को ही मैंने 40% के जो है वो मार्क्स दिए हैं कि लक भी है इसमें 40%। प्रैक्टिकल जैसे एफएससी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, आमतौर पे जो स्टूडेंट से पूछते हैं, अच्छा बेटा, अच्छे एग्जामिनर होते हैं, अच्छा बेटा क्या हाल है, ठीक हो, क्या चल रहा है, अब्बू क्या हाँ जी, करते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, लग गए नंबर, जाओ छुट्टी। बस ऐसे ही है वो लक। 40% ये लक है और 60% है कि आपने तैयारी भी की हो। सिर्फ लक पे भी नहीं रह सकते, आपका वो तुक्का लग भी जाता होता है, कोई वो शाज़ो नाज़र होता है। ठीक जी। सवाल नंबर मेरा 4 है कि एमडी कैट में यकीनी कामयाबी का क्या गुर है, कि हमें यकीन हो कि यार मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा, तो उसका गुर क्या है, उसका एक ट्रिक कोई बता दे। गुर मैंने एक ही लाइन है, मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेहनत करें और एक ही चीज की मेहनत करें कि मैंने ये करना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। बस मेहनत करें और फिर बरकत तो अल्लाह ही डालता है। मेहनत बेशक। करें, आपने पीछे 2 साल में जो मेहनत की है उसको अब आपने इकट्ठा करके, अब आपने 2 महीने के अंदर वो जो 2 साल की मेहनत है उसको जो है उनको जो है वो करके मुकम्मल, तो अब आपने उसका एग्जाम देना है। तो एक ही चीज पे इन्हिसार करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपनी जो पिछली चीजें हैं उन्हीं को ही आगे, कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलें, चीजों को स्कैटर्ड नहीं होने दें, अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद आगे जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करें, जो हैं वो हैं, जो नए हैं वो ऐड कर लें, जो हैं उनको नहीं खराब करें, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को नहीं खराब करें। तो बस ठीक है। इन्हीं चीजों को आगे लेके चलें, अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मेहनत जब करेंगे आपको तो खुदा उस मेहनत का आपको जरूर सिला देगा। ठीक है। सवाल नंबर 5 है मेरा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि इतने कलील वक्त में तैयारी कहाँ से की जाए, जैसे हालिया सूरत हाल में कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं खुला हुआ। ओनली ओनली टेक्स्ट बुक। जी आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, कोचिंग सेंटर भी कोई नहीं खुला हुआ, तो कहाँ से तैयारी कीजिए? आया कि अगर हालात हाँ जी, नॉर्मलाइज भी हो तो कोचिंग सेंटर करना चाहिए, और करंट पेंडेमिक सिचुएशन में तो ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, तो इस बारे में क्या आपकी राय है कि ऑनलाइन सिस्टम को ज्वाइन किया जाए, या नॉर्मलाइज कंडीशन भी हो तो एकेडमी ज्वाइन की जाए या ना की जाए? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आप स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक्स। कोई बुक जो इधर उधर की है उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है कि ये फलां की है, ये फलां की है, ये नहीं। स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक जो आपने एफएससी में पढ़ी है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, अपनी उसी किताब पे रहें। ज्यादा जाना है तो जो एमसीक्यूज की हद तक जो लोगों ने वो जो नगेट्स बना के दिए होते हैं वो ऑब्वियसली उसी बुक की लाइंस ही होती हैं। वो कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जिनकी वो जो लाइंस एग्जैक्ट वही हैं एमसीक्यूज की, वो जो नगेट्स बने होते हैं। हाँ, उसकी हद तक आप वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप बुक्स पढ़ लें तो उसको एक रिवाइज करने के लिए छोटी बुक होगी, आप उसको एमसीक्यू देख लें। तो पहली बात तो वही होगी कि आप अपनी टेक्स्ट बुक से इधर उधर नहीं होना, वहीं पे रहना है। दूसरी बात है कोचिंग क्लासेस की। देखें, उस्ताद का होना बहुत जरूरी है, उस्ताद के बगैर तो मुमकिन नहीं है चीजें। गाइडलाइन बहुत बड़ी चीज है। आप किसी को किताब दे दें कि ये किताब है, तुमने ये पढ़ के पेपर देना है, वो ऐसे नहीं दे पाएगा, उसको गाइडलाइन की जरूरत है। तो कोचिंग क्लासेस जो है बेसिकली जो एमडी कैट या एमकैट होता है, वो मेनली जो कॉन्सेप्ट था पहले, आज से 8-10-5 साल पहले, वो यही था कि गाइडलाइन थी कि एमकैट क्या है, कैसे देना है। अब तो वो एक बिजनेस बन गया है। बिल्कुल ठीक है, वो एक गाइडलाइन है, बच्चों ने किताब पढ़ी हुई है, उसी किताब में से दोबारा पेपर आना है, एमसीक्यूज बनने हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, गाइडलाइन अब नहीं दे रहे हैं। ये जो हमारे इदारे हैं वो तो अब नया नॉलेज दे रहे हैं कि हम हमारे पास देखो क्या क्या नॉलेज है, वो दे रहे होते हैं। यकीन तो माने सर हमने ये भी माफिया को किया था। कैसे रोका जा सकता है? ये माफिया जो है यहाँ पर इतने इतने पैसे ले रहे हैं, मैंने यहाँ तक केसेस हाँ देखे जी, हैं, माएँ अपने जेवर तक बेच देती हैं और बेचारी फीस अपनी अफोर्ड कर सकते, माँ बाप पता नहीं क्या हाँ क्या जी, अपना पेट काट के बच्चों को वहां पर दाखिला दिलवाते हैं कि चलो यार हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर का तो इतना ख्वाब होता है लोगों को,
तो ये माफिया को कैसे खत्म किया जा सकता है? ये जो इतना माफिया हमारी मार्केट में आ गया है, अरबों रुपया जो देते हैं ये आगे हायर अथॉरिटीज जो को दी जाता है कि एमकैट ना खत्म किया जाए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, ये जो माफिया है इसको खत्म करने के लिए ये जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, इनको चाहिए कि अपने ऊपर अपने कॉन्सेप्ट पर अपनी मेहनत बेनिहसार करें। जब उस टेक्स्ट बुक में से, या तो वो जो बता रहे हैं, जो वो पढ़ा रहे हैं, उनकी कोई अलग से कोई किताब है जिसमें से एमकैट सिर्फ उनकी किताब में से बनता है और वो अपनी किताब लीक आउट नहीं कर सकते, अपनी वो जो उनकी पब्लिशन है, तो वो तो फिर तो चलो बन गई बात। जब आना टेक्स्ट बुक में से है तो हमें समझना चाहिए, हम स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए, हमारे माँ बाप को ये समझना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा मैट्रिक में 1000 मार्क्स गेन कर सकता है, एफएससी में 1000 ले सकता है, तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसी किताब में से दोबारा एग्जाम आना तो हम लेंगे। हम खुद पागल हैं जो हम जेवर बेच के भी अपने बच्चों को 50,000 दे के वही किताबें दोबारा पढ़वा रहे हो। जिस टीचर से आपने एफएससी की है, गाइडलाइन लेनी है, तो आप, अगर मेरा ख्याल है कि अगर आप टीचर के पास चले जाएंगे, सर हमें ये चीज बताएं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहेगा 5,000 दो तो मैं बताता हूँ। उस्ताद कभी ऐसा नहीं होता। जी जी, बिजनेसमैन ऐसे हैं, बिजनेसमैन ऐसे हैं। तो ये है कि ये हमारी खुद की अपनी नाअहली है, हम खुद जाते हैं उनके लेकिन पास सर तो देखा कहते जाए हैं तो जी आए। देखें, अब जो जो उस्ताद, अब उस्ताद पे फिर पॉइंट आउट नुक्ताचीनी हो जाएगी, लेकिन बात करने वाली है तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा, कि जहां पर आप पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में, वहां पर कुछ उस्ताद है वो, हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, मैं मैं ये सुन रहा हूँ। पूछना चाहता हूँ, जैसे हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो कुछ साथीजा होते हैं, वो कहते हैं आए जी हमारे पास शाम टाइम एकेडमी भी आके पढ़े। तो देखिए अब वो क्या कर रहे हैं, वो तो एक तरफ आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है वो आपसे जमीर वो सेटिस्फैक्टरी जमीर आपको नहीं पढ़ाएंगे जब तक वो आपको इवनिंग में एकेडमी ना पढ़ा लें, आपसे आपसे पैसे ना बटोर लें। वो तो ये बात हो गई ना। बिजनेस की बात हो रही है सर, बिजनेस की बात हो रही है। हाँ, कुछ इदारे ऐसे भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मुनासिब फी, जो सिर्फ ऐसे समझ लें कि जो टीचर्स आते हैं उनके पेट्रोल का खर्चा या उनके जो आने जाने के एक्सपेंसेस हैं, कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आपको बेस लाइन पे मिलेंगे और वो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छा दे रहे हैं और बिल्कुल फी बेस लाइन पे ले रहे होते हैं। सर कौन से अदारे हैं हैं जरा टी अगर अगर मुनासिब समझते हैं तो शेयर कर दें, अगर नहीं तो फिर रहने दें। नहीं नहीं नहीं, बस नाम लेने की जरूरत नहीं है। कुछ हैं ऐसे टीचर्स भी हैं, इवन अगर मैं कल को टीचर बनूं या कोई भी टीचर है, मेरे टीचर्स हैं, मैं उनसे फ्री में कोचिंग क्लासेस लेता रहा हूँ, इवन ये एंटी टेस्ट में लेता रहा हूँ उनके पास से। हमने अपने एकेडमी में तो फीस दी हुई थी। मैं ये कहता हूँ अगर आप अपने टीचर के पास चले जाएं, और यकीन जाने इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हुए हैं। मेरे टीचर थे अपना केमिस्ट्री के प्रोफेसर शाहीन यूसुफ, बहुत अच्छे उस्ताद थे, बहुत अच्छे इंसान थे। जी तो जी यकीन जाने मैंने वैसा इंसान नहीं देखा। और टीचर जो भी है, वो टीचर कभी अपने अपने शागिर्द को ये नहीं कहेगा कि ये बात बताने के, ये चैप्टर पढ़ाने के मैं तुमसे पैसे लूंगा। वो एकेडमी से लेता है, बिजनेस वालों से। ज़ाहिर बात है, जो एंटरप्रेन्योर है वो तो उन्होंने उनसे ही लेने हैं, ज़ाहिर बात है, वो उनके मुलाजिम है, उन्होंने उनको पे करना है। हाँ, ठीक हो वो गया। अपने, हाँ जी, अगर हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा अकल कर लें, अपने उन्हीं टीचर से थोड़ा सर खपाई करें, तो टीचर खुद उनको टाइम देंगे। टीचर बहुत नरम दिल होता है, टीचर बहुत अच्छा होता है, उस्ताद बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है सर, मेरा आखिरी लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, कि तैयारी करते वक्त खास तौर पे तैयारी करते वक्त कैसे टाइम मैनेजमेंट की जाए? फिजिक्स को कितना टाइम दिया जाए, केमिस्ट्री को कितना टाइम दिया जाए, बायो को कितना टाइम दिया जाए, इंग्लिश को कितना टाइम दिया जाए, इसकी टाइम मैनेजमेंट क्या करें? हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे, हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे इन्होंने हमारे जो, हम सुन रहे हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है कि एंड ऑफ सितंबर तक ये एमडी कैट लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ सितंबर तक ये एमडी कैट की लास्ट पॉसिबिलिटी ईयर जब आ हुआ रही था, है कि ये हो सकता है 18 में तब। जब हुआ था, 23 को हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एंड ऑफ सितंबर बनता है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी भी कोई बच्चा शुरू करे, तो ये जून चल रहा है, और जून से मिड ऑफ जुलाई तक अगर कोई बच्चा, मैं ये टाइमिंग आपको एक स्केड्यूल सा बताता हूँ कि मिड ऑफ जुलाई तक अगर आप इंग्लिश और बायो कर लेते हैं, मिड ऑफ जुलाई तक, मतलब महीना से एक तो, मतलब महीना हो गया, महीने से थोड़े से ऊपर दिन हो गए, इसमें आप मिड ऑफ जुलाई तक लेके चले जाएं इंग्लिश को और बायो को। और उसके बाद जो है स्टार्ट ऑफ सितंबर तक आप करें फिजिक्स और केमिस्ट्री, और फिर एक रिवीजन 2-3 अच्छे से दें, और एंड पे आप जाके एग्जाम दे दें। महीना उसको ये 35 to 40 डेज दें, और उधर भी इतने दें, सर तो दो मोर दो देन सब्जेक्ट इनफ। की अगर रेशो की जाए, अगर हम इंग्लिश और उसकी बात करते हैं बायो की, तो कितने परसेंट हम क्लियर कर जाते हैं?
सॉरी, इंग्लिश और बायो हाँ और इंग्लिश अगर करें तो परसेंटेज, कितने परसेंट क्लियर करते हैं? बायो की मेजर परसेंटेज है ना इसमें, 88 पे बायो आंसर की, आते हैं। हाँ बायो की मेजर परसेंटेज है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको मेन फोकस पे रखें ताकि उसके कॉन्सेप्ट भी आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे और आपका बर्डन भी कम हो जाएगा, क्योंकि मेजर एमसीक्यूज वहीं से हैं। और आपका वो जब मेजर आपका बर्डन कम हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको आगे परेशानी नहीं है। आपके कैलकुलेटेड सी चीजें हैं, वो जो कैलकुलेशन है फिजिक्स में और केमिस्ट्री की, वो जो आपने लाइंस पढ़नी है, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है सर, ये जो अभी हाल ही में सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन लिए गए आखिरी साल के तालिब इल्मों के, तो हुकूमत ने मना किया था लेकिन गवर्नर की इजाजत पे लिए गए, तो हुकूमत की इन्होंने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, पता नहीं हाँ जी गवर्नर की इजाजत से हुए थे, तो उसमें क्या सिनेरियो था, क्या क्या हुआ था, पूरा वाकया क्या हुआ था और किस असल में क्या चीज हुई थी? सिनेरियो ऐसा ही है कि वो अब हम ही थे जिन्होंने, हमारे ही ग्रुप के लोग थे, हमने गवर्नर से कांटेक्ट किया, गवर्नर साहब ने मेहरबानी की, क्योंकि इशू ये था, गवर्नर साहब की मेहरबानी करने का भी मकसद यही था कि जितना बच्चा ज्यादा हाउस जॉब में आएगा उतना ज्यादा हमारे लेकिन सर जो है स्टे होम कम्युनिटी को स्टे लाइफ, फायदा जब होगा। तक जिंदगी जान है तो जहान है, ये कहा जाता है। आप सब अगर लेकिन घर में रहेंगे लेकिन ਹੁਣ तो ਤੁਸੀਂ आप डॉक्टਰਾਂ अपनी ਨੂੰ सेव लाइफ करें ना। सर मेरी हेल्थ केयर बात सुने, वर्कर जब के लिए ठीक डॉक्टर है, मैं मानता हूँ, जब हेल्थ सर केयर वर्कर हाँ ने काम करना ये बात होता है जी, उसने काम करना है, वो स्टे होम स्टे सेफ नहीं, वो है कि उसकी कम्युनिटी सेफ है तो वो सेफ है। जी बिल्कुल। उसका काम ये है, उसका खिदमत मोटो खलक है उसका डॉक्टर्स का मोटो काम, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। तो उस सिलसिले में जब एग्जाम हो गए तो उन्होंने ये किया कि अपना ऊपर से जो हेल्थ केयर कमीशन था, आपकी जो मिनिस्ट्री थी, उन्होंने उसमें फटा डाला। तो वो गवर्नर साहब से उन्होंने मीटिंग करके कि ये अभी जो कोरोना में हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं तो हम थोड़ा इनको डिले करते हैं, तो इसके बाद देखते हैं। अभी भी हम उस पर सरापा एहतजाज है, हमारी मीडिया से गुफ्तगू चल रही है, 1-2 इंटरव्यूज हो गए हैं, इंशाल्लाह अपकमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी इस पे, और हम इस पे सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई डायरेक्शंस नहीं दी जा रही हैं एग्जाम के लिए। तो इंशाल्लाह हो जाएगा सब कुछ, और इनको देनी भी चाहिए क्योंकि बच्चे का फ्यूचर है स्टेक पे है, एक साल उनका, फाइनल ईयर वालों का एक साल जाया हो रहा है, तो वो इस पे ये सारी चीजें हैं, अल्लाह बेहतरी लाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी सर बहुत शुक्रिया, हमारे शो का वक्त खत्म हुआ जाता है। हम बहुत बहुत शुक्रिया जी अदा करते हैं जनाब नुमान जी भट्टू साहब को कि उन्होंने हमें वक्त दिया। जी बहुत जी शुक्रिया मेहरबानी। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।